Hi everyone. So in this video we will be talking about Virtusa Neural Hackathon 2025. So इसका अगर आप तो लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर जो मेल्स हैं वो आ चुके हैं and in this video we will be solving one sample test for this one. Okay. Why we will be solving the sample test? Reason मैं आपको समझा दूंगा. तो यहाँ पर ऐसे मेल्स रिसीव हुए हैं. Thank you for applying for Virtusa Neural Hackathon 2025. You are shortlisted for assessment round 1 for the software developer role. ओरिएंटेशन सेशन के मेल हैं। अब अगर देखो सबसे पहले हम बात करी जाए तो जो सिलेबस है वो काफ़ी जो वर्टोसा का है वो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। तो सबसे पहले अगर आप सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस में बहुत चीज़ें मेंशन करी हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर असेसमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर टेस्टर असेसमेंट के लिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेंशन करें लाइक एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल्स, कोडिंग, पावर कोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, ओप्स, ओएस, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल जॉइंस, सब क्वेरीज, सूडो कोड्स एंड कोर जावा। तो बहुत सारा जो असेसमेंट का सिलेबस है वो इसमें मेंशन किया है। बेस्ड ऑन द सिलेबस जो इन लोगों ने मेंशन किया है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो भी सिलेबस इन लोगों ने मेंशन किया है बहुत बड़ा सिलेबस है, उस हिसाब से मैं एक सैंपल टेस्ट को सॉल्व करवा रहा हूँ। जस्ट बिकॉज जिससे आपको केवल बस एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई जो क्वेश्चंस होंगे वो किस किस टॉपिक से हैं, क्या क्या टाइप के क्वेश्चन हैं, क्या चीजें अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्ट ओनली फॉर दैट वन वी विल बी सॉल्विंग दैट सैंपल असेसमेंट। बाकी और हमें जब न्यूज मिलती जाएगी तो इसके ऊपर और हम प्रिपरेशन वीडियोस को लेकर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज आप लोगों के लिए हम ये फ्री सीरीज की वीडियोस डाल रहे हैं, फ्री प्रिपरेशन सीरीज की वीडियोस डाल रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो और भी वीडियोस आ जाएंगी फ्यूचर में। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फ्यूचर में और वीडियोस नहीं आएंगी। तो सिंपल सा रीजन है, जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी ही वीडियोस यहाँ पर आने वाली है। बाकी एक सैंपल असेसमेंट को हम यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यहां पर अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर वर्टुसा या किसी भी कंपनी के लिए, यू कैन एनरोल फॉर अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट। एंड ये सारी कंपनीज के लिए है, ऐसा नहीं है केवल वर्टुसा के लिए है। अगर फ्यूचर में भी अगर आपको किसी भी और कंपनी का मेल आता है तो पूरा सिलेबस इसमें कवर्ड है। आप खुद मैच कर लेना, ये वर्टुसा का पेज है, आप खुद देख सकते हो जितना भी इनने मेंशन किया गया है वो सारी चीजें, सारी स्किल्स इस मॉक टेस्ट में अवेलेबल है। आप खुद देख लो, क्वांट है, रीजनिंग है, वर्बल है, रीडिंग पैराग्राफ है, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग एंड कंपनी वाइज मटेरियल। तो ये सारा जो मटेरियल है आप खुद चेक कर लेना। वर्टुसा की जो भी हायरिंग है, वर्टुसा में जो भी पूछा जा रहा है वो सब कुछ इसमें कवर्ड है पूरा का पूरा, और मल्टीपल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप इसको परचेज कर सकते हो अर्जुन टेस्ट सीरीज को, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सैंपल असेसमेंट फॉर वर्टुसा न्यूरल हैकाथॉन 2025 एमसीक्यू असेसमेंट। एनालिटिकल एबिलिटी, ये यहाँ पे आपका पहला टॉपिक है एंड हम यहाँ पर सैंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जस्ट टू गेट आइडिया ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो सैंपल क्वेश्चन है ये केवल इसके लिए है जिससे आप लोगों को टॉपिक्स का आइडिया लग जाए, क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसका आइडिया लग जाए, बिकॉज ये सारा सिलेबस उन लोगों ने मेंशन किया है। तो ये जो एनालिटिकल एबिलिटी होता है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 6, 12, 20 एंड 30। तो देखो सीरीज है, सबसे पहले हम सीरीज में डिफरेंस चेक करते हैं। तो 2 और 6 के बीच में डिफरेंस है 4, 6 एंड 12 के बीच में है 6, इसके बीच में है 8 एंड देन इसके बीच में है 10। तो जो अगला डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 12 का डिफरेंस होगा, और 12 के डिफरेंस के हिसाब से 30 के बाद क्या आना चाहिए, 42। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ कोड इज रिटर्न एज डीपीईएफ, हाउ इज हैक रिटर्न। देखो कोड को लिखा है डीपीईएफ, मतलब सी को लिखा है डी, ओ को लिखा है पी, डी को लिखा है ई एंड ई को लिखा है एफ। सी डी मतलब ये अगर आप देखोगे तो सी के बाद डी आता है तो सी को लिखा है डी, ओ के बाद पी आता है तो ओ को लिखा है पी, डी के बाद ई आता है तो डी को लिखा है ई, और ई के बाद एफ आता है तो लिखा है एफ। ठीक है, हैक इसको हमें लिखना है। ठीक है, तो एच के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो एच क्या हो जाएगा, आई। तो ऑलरेडी हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो चुका है, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा। ए की जगह क्या आएगा, बी। ठीक है, तो आई बी हो गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, या तो आई बी डी एल होगा या आई बी डी होगा। सी के बाद क्या आएगा, डी। सो ये दोनों ऑप्शन अभी भी हो सकते हैं। फिर आया के, तो के बाद क्या आएगा, एल। ठीक है, सो आंसर क्या होगा इसमें, आई बी डी एल, ये हमारा आंसर इसमें होने वाला है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर। अब ये फर्स्ट टॉपिक था, ये एनालिटिकल था, तो इसमें ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। जस्ट मैंने आपको एक सैंपल दिखाया है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्रामर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी डोंट लाइक कॉफी, शी डज नॉट लाइक्स कॉफी, शी डजंट लाइक कॉफी। देखो
शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो आएगा उसमें क्या एस या ईएस का हम यूज करेंगे। सो शी डज नॉट लाइक कॉफी होगा बिकॉज शी क्या है सिंगुलर, एंड जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम एस या ईएस का यूज यहाँ पर करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट के लिए तो ये सॉरी सिंपल प्रेजेंट के लिए। सो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, देन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। द items needed are laptop, charger, and notebook. The items needed are laptop, charger, and notebook. The items needed are laptop, charger, and notebook. The items needed are laptop, charger, and notebook. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पर कॉलन लगा हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा है, एंड लगा है, तो ये कॉलन की जरूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये कोई कम्युनिकेशन नहीं करी जा रही है। द आइटम्स नीडेड आर लैपटॉप, ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा है, एंड के बाद कोई कॉमा नहीं है आसपास, तो ये भी ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है करेक्ट लग रहा है। अगेन कॉलन नहीं चाहिए, द आइटम नीडेड आर लैपटॉप, यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं है तो ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। द आइटम्स नीडेड आर लैपटॉप, चार्जर एंड नोटबुक, बिकॉज इसमें प्रॉपर कॉमा है, सब कुछ प्रॉपर है इसमें। ठीक है, राइटिंग स्किल। अब ये जो राइटिंग स्किल है इसमें बेसिकली आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर आजकल एआई के ऊपर काफी टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ रहे हैं, एआई के ऊपर आ रहे हैं, इन्वायरमेंट चेंजेस के बारे में आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर के बारे में आ रहा है। तो इस प्रकार के यहाँ पर टॉपिक्स आते हैं जिसके ऊपर आपको राइटिंग स्किल्स में ऐसे लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिक एबिलिटी। अ प्रोडक्ट कॉस्ट $200 आफ्टर 20% डिस्काउंट, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर किसी प्रोडक्ट पे यहाँ पर 20% का डिस्काउंट है तो वो $200 कॉस्ट कर रहा है, उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। सो सपोज प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस है एक्स, ठीक है, और 20% डिस्काउंट पे ₹200 मिल रहे हैं, मतलब 20% डिस्काउंट मतलब वो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उसकी 80% की प्राइस होगी, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.8 के साथ, और वो वैल्यू क्या होगी, 200। करेक्ट, यही तो होगा, क्योंकि जो भी एक्स है मतलब जो भी ओरिजिनल प्राइस है अगर उसमें हम 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 होगा। यही तो बात ये बोल रहे हैं, क्योंकि 20% के डिस्काउंट के बाद ये होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 200 डिवाइड बाय 0.8। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 250। ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 250। सो आंसर इसका कितना होगा यहाँ पर, 250। ठीक है, if 15 workers complete a project in 24 days, how many days would 18 workers take? 15 वर्कर्स किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अगर 24 डेज ले रहे हैं, मतलब टोटल वर्क कितना हुआ, 15 मल्टीप्लाई बाय 24। करेक्ट, ये कितना हो जाएगा, 360। एंड 18 वर्कर्स कितना टाइम लेंगे, तो फिर 18 वर्कर्स कितना लेंगे, टोटल वर्क कितना है 360, तो 360 डिवाइड बाय 18 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 20। तो 20 डेज इसका आंसर होगा। ठीक है, ये अगेन मैं आपको जस्ट टॉपिक्स समझा रहा हूँ, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये मत समझना ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस ये सैंपल टॉपिक्स को समझ रहे हैं हम कि वन बाय वन कैसे कैसे टॉपिक्स हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा ऊप्स, जो कि इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। विच ऊप कॉन्सेप्ट अलाउज द सेम मेथड टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन, पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का यही नाम है कि सेम नेम एंड डिफरेंट वर्क, तो उसी की डेफिनेशन ही ये है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द जावा कोड, क्लास एनिमल वॉइड साउंड लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनिमल डॉट साउंड। ठीक है, क्लास डॉग्स एक्सटेंड, ठीक है, इनहेरिटेंस हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, वॉइड साउंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बाक यहाँ पर। ठीक है, एंड पब्लिक क्लास टेस्ट पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनिमल क्लास से हमने यहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाया है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो जो बेसिकली हमने जो रेफरेंस बनाया हुआ है ए, ठीक है, वो यहाँ पर डॉग क्लास के को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि न्यू डॉग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भले ही आप यहाँ पर रेफरेंस इस क्लास का बना रहे हो, बट अगर आप इसको पॉइंट आउट कर रहे हो डॉग क्लास को, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ही ये है कि जो एग्जीक्यूट होगा फंक्शन वो इस वाले क्लास का होने वाला है। तो प्रिंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, बार्क हो जाएगा अगर हम इसको कॉल करते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा ए डॉट साउंड, क्योंकि साउंड इसमें भी है और इसमें भी है, तो बार्क यहाँ पर प्रिंट होने वाला है, क्योंकि यही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। तो इसका आंसर आने वाला है यहाँ पर बार्क। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। विच डेटा स्ट्रक्चर यूज लीफो, हो सकता है शायद डीएसए के थ्योरी क्वेश्चन ना आए, ये शायद उन्होंने मेंशन किया हो फॉर द कोडिंग राउंड, तब भी देख लेते हैं एक बार। विच डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये स्टैक में होता है, क्योंकि स्टैक में आप जैसे कोई एलिमेंट डालोगे सबसे पहले 1 2 3, सपोज अगर आपने 3 डाला तो 3 सबसे ऊपर होगा, मतलब ये लास्ट में एंटर किया मतलब लास्ट इन है।
और अगर इसने लास्ट इन किया तो ये सबसे पहले ही बाहर जाएगा, तो ये फर्स्ट आउट होगा, तो इसलिए यहाँ पर स्टैक इसका आंसर है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन अ बैलेंस्ड बाइनरी बाइनरी ट्री? अगर बैलेंस्ड बीएसटी है, अगर बैलेंस्ड बीएसटी है तो उसमें एक एलिमेंट को सर्च करने में लगेगा ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है, ये इसकी टाइमिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। अगला टॉपिक है MySQL, विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर ग्रुप्स इन ग्रुप बाय क्वेरी? अगर ग्रुप बाय क्वेरी में आपको फिल्टर करना है तो आपको याद होगा ग्रुप बाय के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैविंग, हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा हैविंग। व्हाट विल बी द क्वेरी रिटर्न? सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, select count star from employee where salary between 30,000 and 50,000. Number of employees with salary exactly 30,000 नहीं, number of employees with salary equals to 30,000 और greater than and less than of 50,000 और equal to 50,000, ये आंसर होने वाला है। देखो अपन ने between यूज किया, मतलब 30,000 और 50,000 के बीच में इंक्लूडेड 30,000 एंड 50,000, तो आंसर क्या आएगा इसका, ये वाला आएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं, कोर जावा है, सूडो कोड्स हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब चीजें अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको अर्जुन सीरीज में सब कुछ अवेलेबल है, ना ही केवल वर्टोसा के लिए, बाकी किसी भी कंपनी के लिए आप इसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो। पूरा सिलेबस कवर्ड है ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए, मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी विद टाइमर, सो यू कैन परचेज द अर्जुन सीरीज, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सूडो कोड? इंटीजर x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू x प्लस 5, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 8, y की वैल्यू कितनी हो गई x माइनस वाई, मतलब 8 माइनस 3 विच इज 5, एंड x की वैल्यू हो गई x माइनस वाई मतलब 3, मतलब स्वैप हो गए वेरिएबल, x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 3 5। व्हाट डज दिस सूडो कोड डू? 10 से लेके इंटीजर n की वैल्यू है 10, सम की वैल्यू है 0, 1 से लेके n तक जा रहे हैं, i मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल्स टू 0, मतलब केवल सम नंबर पे ये वाली कंडीशन चलेगी, सम इक्वल्स टू सम प्लस i, मतलब इवन नंबर का सम यहाँ पर होने वाला है, करेक्ट। सो प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख लेते हैं। इन अ सिस्टम यूजिंग पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट इज प्राइमरी कॉज ऑफ थ्रैशिंग? थ्रैशिंग का क्या रीजन होता है? देखो अगर अपन पेजिंग और थ्रैशिंग की बात करें तो हमें ये चीज पता है कि जब भी अपन मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं यूजिंग पेजिंग, तो यहाँ पर थ्रैशिंग का जो मेन रीजन होता है वो होता है काफी ज्यादा पेज फॉल्ट्स, ठीक है। अगर काफी ज्यादा पेज फॉल्ट्स हो रहे हैं तो उसके चक्कर में आपको बार बार यहाँ पर चीजें स्वैप करनी पड़ती हैं, प्रोसेस स्वैप करनी पड़ती है, तो उस चक्कर में यहाँ पर आपकी ये प्रॉब्लम होती है। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी गिवन है, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा है थ्रेशिंग अकर्स व्हेन द सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम स्वैपिंग पेजेस, ठीक है। तो बार बार आप जो पेजेस है उनको स्वैप कर रहे हो तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होता हो पाती हैं प्रोसेसेस, इसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अब प्रोसेस विद प्रोसेस आईडी 101 क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस, द चाइल्ड executes exit 0 immediately, what state will be the child प्रोसेस एंटर इफ द पेरेंट हैज नॉट कॉल्ड वेट यार, ठीक है। ये कह रहा है अब एक जो प्रोसेस उसकी प्रोसेस आईडी है 101 क्रिएट्स अ चाइल्ड प्रोसेस, अगर चाइल्ड ने एग्जीक्यूट किया एग्जिट इमीडिएटली, ठीक है। वॉट स्टेट द चाइल्ड प्रोसेस एंटर इफ द पेरेंट हैज नॉट कॉल्ड वेट येट, ठीक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, जॉम्बी स्टेट में जो हमारी प्रोसेस है वो पहुंच जाएगी, तो इसका आंसर जॉम्बी स्टेट होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो चाइल्ड है उसने यहाँ पर एग्जिट को इमीडिएटली यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है, एंड उसके बाद और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि वेट जो है वो कॉल यहाँ पर नहीं किया गया था, तो इसको जॉम्बी स्टेट में ये जो प्रोसेस है वो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, एंड जॉम्बी स्टेट के अगर आपने पढ़ा नहीं है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अ जॉम्बी प्रोसेस इज वन दैट हैज completed execution but still has entry in the process table because the parent has not read its access status yet via wait। तो वही चीज सेम इसमें मेंशन करी गई है कि वेट को यहाँ पर कॉल ही नहीं किया गया है। अब वही आप देख सकते हो सेम चीज रीजन में भी मेंशन है कि अगर जो एग्जिट स्टेटस है वो यहाँ पर नहीं रीड किया गया है विया वेट, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और यहाँ पर जॉम्बी स्टेट में ये आ जाती है, ठीक है। माई एसक्यूएल सब क्वेरीज देख लेते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी इफ द एम्प्लॉय टेबल हैज 3 एम्प्लॉयज विद सैलरीज 50,000, 60,000 एंड 70,000? सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ठीक है, तो एवरेज सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन लिखा है, यहाँ से जो इतना है इतना पोर्शन ये क्या रिटर्न करके देगा, एवरेज सैलरी दे देगा। एंड यहाँ लिखा है सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 50 60 70,000 जो है उसकी
जो एवरेज सैलरी है वो कितनी होगी, 60,000 रुपीज होगी। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पर ग्रेटर देन कर रहे हैं तो उन सारे एम्प्लॉयज के नाम यहाँ पर आ जाएंगे जिनकी जो सैलरी है वो 60,000 से ज्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, नेम्स ऑफ द एम्प्लॉय विद द सैलरी अबव एवरेज 60,000। ठीक है, which type of subquery is used in this statement? Select employee ID comma name from employee where department ID in, select department ID from department where location is New York। ठीक है, correlated subquery, scalar subquery, non correlated subquery and exist subquery। तो अगर आप इसमें देखोगे तो एक चीज ध्यान से आप नोटिस करना है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो यहाँ पर रहने वाला है नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी, बिकॉज अगर कोरिलेटेड सब क्वेरी होती तो बेसिकली जो भी आप यहाँ पर जिस भी चीज को आप यूज कर रहे हो उसका रेफरेंस हम अंदर लेकर जाते हैं, करेक्ट। जैसे सपोज अगर आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हो ना, बेसिकली जैसे सपोज आपने यहाँ पर एक कोई टेबल ली, एम्प्लॉय टेबल ली, तो एम्प्लॉय टेबल का सपोज आपने यहाँ पर एक कोई इंस्टेंस बना लिया सपोज ई करके, तो उस इंस्टेंस का यूज आप अंदर भी कर रहे होते, कहीं ना कहीं आप उसका यूज अंदर भी कर रहे होते, तो यहाँ पर जो है वो कोर रिलेटेड सब क्वेरी होती। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ऊपर की क्वेरी है उसका कोई भी रिलेशन नहीं है अंदर की क्वेरी के साथ, बिकॉज जो अंदर की क्वेरी है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी इस वाली से एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगी, इसलिए इसका जो आंसर है वो होगा नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी। तो ये इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप का जो क्वेश्चन है हम मतलब एक सैंपल असेसमेंट हमने अभी सॉल्व किया है, जस्ट टू गेट के किस प्रकार का सिलेबस हो सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी फ्री सीरीज की और वीडियोस हो जाएंगी, एक बार और क्लैरिटी मिल जाए, कल जब आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा उसके बाद और क्लैरिटी मिल जाएगी कि बेसिकली असेसमेंट में क्या आने वाला है, उसके बाद हम यहाँ पर और कुछ चीजें बता पाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता देना कि उन लोगों ने आपको क्या बताया है ओरिएंटेशन सेशन में, तो उस हिसाब से हम फिर सिलेबस को कवर करेंगे फ्री वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।